दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद फायदेमंद होने वाला है। ध्यान रखना कि इस सीरीज में हम लोग उत्तर प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी को न केवल सॉल्व करेंगे बल्कि दोस्तों चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर हम उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे तो वो केवल और केवल ज्योग्राफी का होगा। अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री से क्वेश्चन होगा। कहने का मतलब यह है कि चैप्टर वाइज हम लोग बारी बारी से उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और यकीन मानिए कि न केवल देखेंगे बल्कि उनको याद भी करेंगे। और एक बात दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं जल्दी दावा तो नहीं करता लेकिन इस मामले में मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके पहले आपने उत्तर प्रदेश के जितने भी क्लास या क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे एक बार इस सीरीज को आप देखिए और दोस्तों इसके बाद उत्तर प्रदेश में आपका डर हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए तो आप कहना उत्तर प्रदेश में आप झंडे गाड़ देंगे और दोस्तों उत्तर प्रदेश में आपका मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। तो ये मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट इस तरीके से किया है, इस तरीके से क्वेश्चन को लिया है और इस तरीके से मुझे आपको बताना है कि आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त। आज हमारा पहला चैप्टर है उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन से और आज क्योंकि एक पहला परिचय है तो परिचय में तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश से संबंधित एक सामान्य परिचय होता है, लेकिन आज पहले परिचय के बाद हम लोग चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर करके उत्तर प्रदेश के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दोस्तों आपको बिल्कुल मजा आने वाला है, यकीन मानिए। बस आप सीरीज को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ताकि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमारा भी मनोबल लगातार बढ़ता है। तो बिना बात किए दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। और सबसे पहले तो हम लोग आज देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम क्या है? संक्षिप्त अवलोकन। ठीक है, संक्षिप्त अवलोकन है ये उत्तर प्रदेश का। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सिडबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। अब ये देखिए इकोनॉमी का क्वेश्चन है लेकिन ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है सिडबी। आपको पता है सिडबी दोस्तों कई बार तो ये पूछा जाता है कि सिडबी का स्थापना पूछा जाता है आपसे ईयर। तो ध्यान रखना सिडबी का जो स्थापना है वो 1990 में हुआ था, ईयर आपको ध्यान रखना है। इसका जो फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म में ही इसका कार्य भी छुपा हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? स्मॉल। इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल मतलब छोटे, जो छोटे इंडस्ट्री उद्योग वाले, जैसे लघु उद्योग होता है, जैसे कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो छोटे बैंक होते हैं उनको ये मैनेज रेगुलेट करता है। ठीक है, तो सिडबी और इसकी जो स्थापना हुई है 1990, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो इसको आप याद कर लेंगे दोस्तों। और इसका काम क्या है? तो छोटे बैंकों को, जो छोटे उद्योग होते हैं उनको रेगुलेट, मतलब उनको जो बैंक हेल्प करते हैं उनको रेगुलेट करना है। ठीक है, हेल्प और सहायता करना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये पूछ रहा है कि इसका मुख्यालय कहां पर है। तो क्या अहमदाबाद में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है या मुंबई में है? तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है, इसको आपको नहीं भूलना है दोस्तों ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? क्या गंगा नदी के किनारे स्थित है, तापी नदी के किनारे स्थित है, लूनी नदी के किनारे स्थित है या यमुना नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा की कुछ और भी बातें मैं बताता हूं। जैसे आगरा की स्थापना आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखना आगरा का जो स्थापना है वो 1504 ईस्वी में है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, इसको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि आगरा को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया या आगरा को स्थापित किसने किया। तो अगर आगरा को स्थापित करने की बात होगी या आगरा को पहली बार राजधानी बनाने की बात होगी, वो कौन होगा दोस्तों? सिकंदर लोधी होगा, सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी ही आगरा की स्थापना किया था यमुना नदी के तट पे। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि
आगरा को पहली बार जो राजधानी बनाने का काम करता है वो भी सिकंदर लोधी करता है। और इसके बाद ये तब तक मुगलों की राजधानी रहती है जब तक 1638 में यहां से राजधानी फिर दिल्ली शाहजहां द्वारा स्थापित किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगरा में बहुत सारे दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्थान भी है, जैसे ताजमहल वगैरह है, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, आगरा का किला है, इसके अलावा ताजमहल है। और ध्यान रखना दो मकबरे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो मकबरे हैं, ध्यान रखना आपको। एक तो सिकंदरा, आगरा के भीतर पड़ता है सिकंदरा, और यहां पर किसका मकबरा है, तो ये अकबर का मकबरा है। ठीक है, अकबर का मकबरा है। मैं आपको केवल और केवल क्वेश्चन आंसर नहीं करवाऊंगा इस सीरीज में, बल्कि उत्तर प्रदेश, समस्त उत्तर प्रदेश आप पढ़ लेंगे इस सीरीज के अंतर्गत। अगर आपने उत्तर प्रदेश नहीं भी पढ़ा है, जो भी मैं फैक्ट बताता जाऊं उसको आप नोट करके कॉपी पे याद करते हुए चलिए। देखिए आप उत्तर प्रदेश एकदम बढ़िया से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक होगा, लेकिन इसी के अंतर्गत हम लोग कम से कम 10 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो एक तो है आगरा में सिकंदरा, जहां पे अकबर का कब्र है, अकबर का मकबरा है। ठीक है, दूसरा दोस्तों एतमादुद्दौला का मकबरा, बार बार पूछा जाता है, एतमादुद्दौला। ठीक है, दौला का, एतमादुद्दौला का मकबरा, ये भी दोस्तों कहां पे है, आगरा में है। ठीक है, और ये पेट्रा ड्यूरा का पहला एग्जाम्पल है। सर पेट्रा ड्यूरा क्या होता है, मुगल काल में दोस्तों एक शैली विकसित हुई जो कि दीवारों पर संगमरमर का दीवार होता था, उस पर हीरे जवाहरात से इसको सजाया जाता था। इस तरीके से सजाया जाता था, इसमें हीरे जवाहरात पंच किया जाता था, दीवारों पर लटका करके दीवार को सजाया जाता था। तो इसको कहते हैं पिट्रा ड्यूरा। क्या कहते हैं, पिट्रा ड्यूरा। और आपसे पूछा जाता है पिट्रा ड्यूरा भारत में सबसे पहले किस स्थापत्य में दिखाई देता है, तो एतमादुद्दौला का जो मकबरा था इसमें सबसे पहले पिट्रा ड्यूरा दिखाई देता है। इतनी बातें आपको बिल्कुल याद कर लेना है। और एतमादुद्दौला का मकबरा भी कहां पर है, आगरा में है। ठीक है, एतमादुद्दौला कौन था, ये दोस्तों जो जहांगीर था उसके ससुर, मतलब कि जो नूरजहां है, नूरजहां के पिता का नाम है एतमादुद्दौला, और नूरजहां द्वारा ही एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया गया था। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं इन सबको आपको नोट कर लेना है। किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, क्या गौरैया है, मोर है, तोता है, या सारस क्रेन है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि यहां पर सारस या क्रेन। और पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो सारस के लिए जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सारस के लिए जाना जाता है वो कौन सा जिला है दोस्तों, इटावा। इटावा जो है ये सारस के लिए जाना जाता है। क्लियर है, ये राज्य पक्षी पूछा है तो हम सब कुछ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय, अगर आपसे पशु पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, 12 सिंघा बताएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, 12 सिंघा। ठीक है, 12 सिंघा बताएंगे पशु। अगर आपसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी तो हो ही गया, पशु पक्षी हो गया। इसके बाद अगर आपसे वृक्ष पूछा जाए, वृक्ष, तो आप बताएंगे अशोक का वृक्ष, बरगद नहीं बताएंगे, अशोक का वृक्ष बताएंगे। ठीक है, अगर आपसे वृक्ष भी हो गया। अगर आपसे पुष्प पूछा जाए, पुष्प, तो क्या बताएंगे, पलाश बताएंगे, पलाश, या इसी को टेंसू भी कहते हैं, पलाश या टेंसू भी कहते हैं। और कई बार तो एग्जाम में यह पूछा गया है कि पलाश या टेंसू को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कब घोषित किया गया था। तो इसका ईयर इंपॉर्टेंट है 2011, आप इसको याद कर लेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि राजकीय चिन्ह कौन सा है, चिन्ह। तो दोस्तों राजकीय चिन्ह अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो एक सर्कल है, यानी कि एक वृत्त होगा, एक वृत्त होगा, ध्यान रखना, उसमें तीर धनुष होगा, और ध्यान रखना 2 मछलियां होंगी। ठीक है, मछलियां होंगी। और ये कहां से लिया गया है, तो ये रूमी दरवाजा से लिया गया है। जो राजकीय चिन्ह है ये रूमी दरवाजा से लिया गया है, रूमी दरवाजा से लिया गया है, जो कि किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था दोस्तों 1784 में बनवाया गया था। अवध का नवाब था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है उसका नाम मुझे, चलिए अभी ध्यान आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। और ये कब, राजकीय चिन्ह को कब स्वीकार किया गया था, तो 1938 में इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, 1938 में इसको स्वीकार किया गया था। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है,
उत्तर प्रदेश का राज्य पशु आपसे पूछ रहा है कि कौन सा है। क्या भारतीय हाथी, भारतीय चीता, काला हिरण, दलदली हिरण या इनमें से कोई नहीं? तो आप मुझे बताएं इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु आपसे पूछा जा रहा है, और जब राजकीय पशु पूछा जाएगा तो आप दलदली हिरण बताएंगे, और इसी को 12 सिंघा भी कहते हैं। ठीक है, 12 सिंघा इसी को कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला पूछ रहा है आपसे, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्या सहारनपुर है, क्या सोनभद्र है, क्या हापुड़ है, क्या लखीमपुर खीरी है? इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो हम किसको बताएंगे? लखीमपुर खीरी। लेकिन ध्यान रखना आप दोस्तों तब सेफ रहेंगे जब कम से कम 4 या 5 सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट आपको याद हो। 4 या 5 सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट आप याद कर लीजिए। तो मैं यहां पे बताता हूं, सबसे बड़ा जो है लखीमपुर खीरी है, तो इसको मैं केवल खीरी के रूप में लिखता हूं, खीरी। ठीक है, दूसरा है दोस्तों सोनभद्र, सोनभद्र। तीसरा है हरदोई, हरदोई। ठीक है, फिर चौथा है सीतापुर, सीतापुर, और पांचवा है प्रयागराज, प्रयागराज। तो ये 5 का कम से कम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 5 में से कोई एक देता है। कभी कभी जैसे सबसे बड़ा नहीं पूछेगा, वो 4 ऑप्शन में दे करके और वो कहता है कि निम्नलिखित में से इनमें से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो उसमें इन्हीं 5 में से किसी एक का नाम होता है। तो यहां पर आप ये 5 सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट आप कम से कम इनको याद कर लेंगे सीक्वेंस से। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से, मैं आपको ये जितने भी हमारे जनगणना वगैरह के क्वेश्चन हैं सबको चैप्टर वाइज करवाऊंगा, लेकिन एक परिचय चल रहा है तो इसमें एक व्यू हम लोग उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, जो प्रयागराज है ना, प्रयागराज जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जनसंख्या के मामले में, और वैसे इसका नंबर आता है 5वां। नेक्स्ट है संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहां स्थानांतरित किया गया? तो आपको पता है कि जब संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध था, अंग्रेजों के जमाने में उत्तर प्रदेश को आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बोलते थे, फिर बाद में यह संयुक्त प्रांत हो गया, और इसके बाद फिर ये उत्तर प्रदेश हो गया। 24 जनवरी 1950 को ये उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये कह रहा है कि संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की जो राजधानी थी, पहले ये प्रयागराज थी, इलाहाबाद थी, लेकिन ये बाद में क्या हो गई? तो बाद में अभी क्या है? लखनऊ है। तो ये तो हम सबको पता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ये राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब जब पूछ लेता है तो यहां पे मामला गड़बड़ होता है। और यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 2 ईयर ध्यान रखेंगे। पहली बार 1921 में इलाहाबाद से लखनऊ राजधानी बनाया गया, पहली बार। लेकिन अगर औपचारिक रूप से पूछा जाएगा कि औपचारिक रूप से या ऑफिशियल तरीके से काम करना कब स्टार्ट कर दिया लखनऊ ने, तो ये 1935 में, ये अनऑफिशियल था। 1921 में अनाउंस हुआ था, लेकिन वर्क कहां से चल रहा था? इलाहाबाद से ही, और धीरे धीरे करके लखनऊ शिफ्ट हो रहा था। लेकिन पूर्णतः या पूरी तरीके से औपचारिक रूप से 1935 में स्थापित हो गई राजधानी, कहां पे? लखनऊ। तो इतनी बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है यूपी बीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहां पर स्थित है? यूपी बीएसएन का पंजीकृत कार्यालय आपसे पूछ रहा है कि ये कहां पर स्थित है। तो यूपी बीएसएन, इसका फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, हिंदी में ही है इसका नाम, भूमि सुधार निगम। ठीक है, सुधार निगम। तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है ना, इसका कार्यालय कम पूछता है एग्जाम में, लेकिन ये पूछा जाता है कि यूपी बीएसएन यानी कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब हुई थी, ईयर पूछा जाता है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो यूपी बीएसएन की जो स्थापना हुई दोस्तों 1978, याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ये 1978। और दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि इसका वर्ग क्या है, इसका काम क्या है। तो इसका काम यह है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की जमीनें हैं, जो भूमि है, उनके ऊपर मतलब वो सही सलामत रहें, उन पर कोई कब्जा न कर ले, उनका गलत दोहन ना हो, इस तरीके से ये रेगुलेट करती है संस्थान। ठीक है, तो यूपी बीएसएन, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, भूमि सुधार निगम है ये, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? लखनऊ में है। तो आप ध्यान करेंगे, और वही लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों,
नेक्स्ट है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम, जो मेरठ है, मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश का संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ था? इतना पढ़ने के बाद कभी कभी ये हमें ये ऐसा फील होता है कि ये इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो ये हम दोस्तों कैसे कर पाएंगे ना। कभी कभी हम क्वेश्चन देख करके बहुत लंबा चौड़ा लिखा होता है तो घबरा जाते हैं। लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, कि कभी कभी क्या होता है, अक्सर ही क्या होता है कि जो क्वेश्चन जितना लंबा लिखा होता है ना, वो क्वेश्चन उतना इजी हो जाता है, क्योंकि उतना ज्यादा वो समझा करके बताता है और लास्ट में वो छोटी सी चीज कुछ पूछ लेता है। जैसे इसमें देखिए इतना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट में इसने क्या पूछा कि मंदोदरी का विवाह किसके साथ हुआ था रामायण में। तो मंदोदरी के पति का नाम या किसकी पत्नी का नाम मंदोदरी था रामायण में, ये आपको पता है। तो यही पूछ रहा है आपसे, क्या दशरथ, क्या भीमसेन, क्या लक्ष्मण या रावण? तो आपको पता है कि रावण की जो पत्नी का नाम है वो क्या है, मंदोदरी है। अब इसमें कुछ कहानी भी बता रहा है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ का नाम माया राष्ट्र था, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश का को संदर्भित करता है। यानी कि असुरों को जिन्होंने बनाया, जो वास्तुकार हैं, माया है, और माया, उन्हीं माया की बेटी है मंदोदरी, और उन्हीं का विवाह जो है वो किसके साथ हुआ था? तो ये दोस्तों रावण के साथ हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? ये अभी मेरे ख्याल से 2022 का 22-23 का जो एग्जाम हुआ था, 23 में जो एग्जाम हुआ था वीडियो का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब काफी सारा विवाद भी उठा लोगों के बीच में कि ऐसे क्वेश्चन जो जैसे ये कह रहा है कि भाई जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं, और प्रसिद्ध हस्तियों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सौरभ शुक्ला को भी लिया है। नो डाउट कि ये लोग प्रसिद्ध हस्तियां हैं, लेकिन इनसे भी बड़े बड़े तो प्रसिद्ध हस्तियां हैं, उनको क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क खड़े किए गए। खैर, क्वेश्चन ये पूछा गया है तो हम लोग देख लेते हैं। पंडित रविशंकर, नो डाउट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनका जन्म स्थान हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये वाराणसी आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर के हैं, ये भी सही है। ठीक है, हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा गया है। सौरभ शुक्ला, ये आपको पता है, एक हास्य कलाकार हैं और बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से ये भी एक्टिंग करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी बढ़िया एक्टर हैं, तो ये गोरखपुर के हैं, ये भी सही है। जो मुजफ्फर अली हैं, ये प्रयागराज दिया हुआ है, तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डी जो है ये आपका गलत है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कह रहा है कि कौन सा एक रॉन्ग है। तो इसका पुराना नाम मीसापुर था। दूसरा स्टेटमेंट है कि सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है। तीसरा दिया हुआ है कि सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहां पर स्थित है। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन मैपिंग के ऊपर है। अगर आप इसका देखेंगे, मैप देखेंगे, जो प्रतापगढ़ है, इसका अगर मैप देखेंगे तो दोस्तों ये वाला तो रॉन्ग है। ठीक है, आप मैप देखेंगे तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। इसका पुराना नाम मीसापुर है, ये वाला भी गलत है। तो यहाँ पे सुंदरलाल जो मेमोरियल है ये यहीं पर स्थित है, तो इसमें केवल और केवल सी सही है। ठीक है, केवल और केवल सी सही है। ठीक है, तो ये सुंदरलाल मेमोरियल हॉल पूछा जाता है एग्जाम में, यही एक याद करेंगे, बाकी सब नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। मैपिंग। उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? उत्तर प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है इसमें क्या है? तो बाघ और हिरण है, धनुष और बाण और मछलियों की एक जोड़ी है, अशोक वृक्ष और धनुष है, अशोक वृक्ष और देवी गंगा है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह देखेंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, देखा तो होगा ही आपने, लेकिन हो सकता है कि आपने कभी ध्यान न दिया हो। तो आप अगर देखेंगे तो उसमें क्या है, तीर धनुष दिया होगा, और दोस्तों उसमें मछलियों की एक जोड़ी है, यानी कि दो मछलियां हैं, एक सर्किल है, एक वृत्त बना हुआ है। तो आप इसको ध्यान से एक बार देख लेना। ठीक है, और यह पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब लिया गया था? तो ये लिया गया था दोस्तों 1938 में। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा जाता है ये कहां से लिया गया था? तो ये लिया गया था दोस्तों रूमी दरवाजा से, रूमी दरवाजा। ठीक है, रूमी दरवाजा। क्लियर है? नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है?
तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और मतलब 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 3 नाम दिया हुआ है और उसके बाद कूट दिया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ सोनभद्र के साथ आप याद करिए, क्या छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लगता है क्या? झारखंड और हिमाचल प्रदेश। तो अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो यहां पर जो है ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र है। और सोनभद्र का जब आप देखेंगे कि किसके किसके साथ बॉर्डर लगता है, तो ये 4 राज्यों के साथ बॉर्डर लगाता है जो सोनभद्र है। यहां पर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आप मैप में देख सकते हैं, इसको मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ है, यहां पर है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद यहां पर है झारखंड, झारखंड और यहां पर है बिहार, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बिहार। तो ये 4 राज्य हैं जिनके साथ सोनभद्र का बॉर्डर लगता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो 4 राज्यों के साथ बॉर्डर लगाने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सोनभद्र है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये कह रहा है सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो छत्तीसगढ़ करता है, झारखंड भी करता है, हिमाचल प्रदेश नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि दोस्तों हिमाचल प्रदेश जो है वो यहां पर है, हिमाचल प्रदेश यहां पे है, ये उत्तराखंड है और यहां पर हरियाणा है, ठीक है। हरियाणा है यहां पे और यहीं पर दिल्ली है। अगर आप मैप में देखेंगे तो यहां पर दिल्ली है, यहां पर हरियाणा है, ये हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड है। तो यहां पर आपका एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सहारनपुर। सहारनपुर का बॉर्डर हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है, सहारनपुर का बॉर्डर उत्तराखंड के साथ लगता है, सहारनपुर का बॉर्डर हरियाणा के साथ। तो सहारनपुर का बॉर्डर 3 राज्यों के साथ लगता है और सोनभद्र का बॉर्डर 4 राज्यों के साथ लगता है। क्लियर है? यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं दोस्तों, आप बिल्कुल क्लियर रहना, डाउट मत पालना। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड ए और बी जो होंगे वो सही होंगे, तो ए और बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है? अभी तो मैंने बताया था, क्या मिर्जापुर होगा, सोनभद्र होगा, बलिया होगा या चंदौली होगा? तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? सोनभद्र। दोस्तों सोनभद्र का बॉर्डर 4 राज्यों के साथ लगता है, ध्यान रखेंगे। यहां पर जो सोनभद्र है ये सबसे दक्षिणी राज्य भी है। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? सोनभद्र है। सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो अभी मैंने बताया था सहारनपुर। यहां पर ये सबसे उत्तरी राज्य है जो सहारनपुर है और सबसे पूर्वी राज्य है बलिया। ये जो पूंछ जैसा दिखाई देता है ये बलिया सबसे पूर्वी राज्य है, बलिया। और सबसे पश्चिमी राज्य है यहां पे शामली। शामली सबसे पश्चिमी राज्य है, राज्य बोल रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट। सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? उत्तरी जिला सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? दोस्तों नोएडा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट के भीतर एक क्षेत्र है। तो नोएडा जो है नोएडा कई बार इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो न्यू ओखला, मैं जो बता रहा हूं वो आप नोट करते हुए चलिए। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। न्यू ओखला इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस तरीके से ये याद कर लेंगे। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? क्या ये बुलंदशहर के अंतर्गत आता है, मथुरा, गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर? तो जो नोएडा है ये गौतम बुद्ध नगर जो है इसके अंतर्गत आता है। दोस्तों नोएडा गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है, बिल्कुल इसको याद कर लेंगे, ठीक है। और गौतम बुद्ध नगर जो है ये जो रेडीमेड कपड़े हैं ना इसके लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ये रेडीमेड कपड़े के लिए जाना जाता है। रेडीमेड कपड़े के लिए, रेडीमेड कपड़ा के लिए कौन जाना जाता है? गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का क्या नाम है? क्या ये कमल होगा, वाटर लिली होगा, गुलाब या पलास? तो यहां पर पलास है और कभी कभी इसको टेंसू के नाम से भी एग्जाम में आ जाता है और स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है कि पलास और टेंसू एक ही बात है और ये 2011 में इसको राजकीय पुष्प एक्सेप्ट किया गया था उत्तर प्रदेश का। याद कर लेना ईयर, इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है भारत के मानक समय के रूप में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है जो उत्तर प्रदेश में किस जिले से होकर के गुजरती है?
तो आपको पता है कि जैसे ये हमारा ग्लोब है, तो इस ग्लोब में 0 डिग्री जो याम्योत्तर रेखा है, जो ग्लोबल लाइन है, ये मानक समय रेखा, विश्व का मानक समय रेखा है ये, है ना, जीएमटी जिसे बोलते हैं आप। और यहां से एक दोस्तों 82.5 अंश लाइन जो है पूर्वी, 82.5 अंश लाइन जो पूर्वी है, ये उत्तर प्रदेश के लगभग 20 से जाती है, मानक समय रेखा है ये, और ये भारत के लगभग 20 से होकर के गुजरती है, भारत के 20 से होकर के गुजरती है 82.5 अंश, ठीक है, 82.5 अंश रेखा। और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर के गुजरती है, ये क्वेश्चन है। तो क्या ये गाजीपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर या लखनऊ? तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना कि ये मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, मिर्जापुर, और ये प्रयागराज के नैनी से भी होकर के गुजरती है। तो प्रयागराज के नैनी से भी और मिर्जापुर से भी, कई जगहों से होकर के, एक जगह से थोड़ी गुजरेगी, ये कई जगहों से होकर के गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से ये होकर के गुजरती है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो ये जीएमटी है, यानी विश्व का मानक समय रेखा है, इससे हमारा जो भारत का मानक समय रेखा है, कितने समय का अंतर है? तो 5.5 घंटे आगे हैं हम लोग, 5.5 घंटे आगे हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश सबसे पहले ये अर्थ इस तरीके से रोटेट करता है, तो सबसे पहले यहां पर पड़ेगा, फिर इस पोजीशन पे आने के लिए इसको 5.5 घंटे का समय लगेगा, ये यहां से यहां आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों एक मिसमैच आपसे कह रहा है। उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है ये अशोक है, राज्य पक्षी सारस है या क्रेन है, राज्य फूल पलाश है, और राज्य पशु नीलगाय है। तो दोस्तों यहां पर आपको मिसमैच बताना है, और आप समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये नीलगाय नहीं है, बल्कि क्या है? तो ये है दोस्तों बारहसिंघा। बारहसिंघा आप याद कर लेंगे, यही हमारा मिसमैच है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है, गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? क्या लखनऊ है, क्या लखीमपुर खीरी है, अयोध्या है या जौनपुर है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित दोस्तों शहर कौन कौन से हैं? लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे स्थित है, जौनपुर भी है ना गोमती नदी के किनारे स्थित है, लखीमपुर खीरी एकदम किनारे तो नहीं स्थित है, लेकिन हाँ यहां से गुजरती है नदी, थोड़ा सा कुछ एरिया में लखीमपुर खीरी के क्षेत्र से ये गोमती नदी जो है होकर के गुजरती है। गोमती नदी जो है ये निकलती कहां से है दोस्तों? ये फुल्लर झील से निकलती है, और फुल्लर झील कहां पे है? पीलीभीत जिला, पीलीभीत जिले से ये होकर के निकलती है। इसकी लंबाई एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग 940 किलोमीटर की लंबाई होगी, और ये लखनऊ जो यूपी की राजधानी है, लखनऊ इसके किनारे स्थित है, जौनपुर इसके किनारे स्थित है, सुल्तानपुर भी इसके किनारे स्थित है दोस्तों। सुल्तानपुर ध्यान रखेंगे, ये भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। जो अयोध्या है, अयोध्या ये सरयू नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती? तो अगर आप यूपी का बॉर्डर देखेंगे, यूपी का दोस्तों बॉर्डर देखेंगे, ये हो गया हमारा उत्तराखंड, और ठीक है, ये आप, मैं बिल्कुल स्पष्ट तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप समझ जाइए यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा पूरा का पूरा ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, और यहां पर ये हरियाणा है, हरियाणा यहां पर दिल्ली है, हरियाणा है ये हमारा पूरा का पूरा यूपी है। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो हरियाणा के साथ बॉर्डर आपसे कह रहा है, यहां पे ये राजस्थान भी आ जाता है, राजस्थान भी आ जाता है, और फिर मध्य प्रदेश है, ठीक है। राजस्थान के कुछ जिले यहां पर उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। तो हरियाणा के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं? तो यहां पर ध्यान रखना, ये पूछ रहा है क्या मथुरा है, गौतम बुद्ध नगर है, सहारनपुर है या बुलंदशहर है? तो हरियाणा के साथ नहीं लगने वाला जिला कौन सा है दोस्तों? बुलंदशहर। ध्यान रखना, बुलंदशहर का बॉर्डर हरियाणा के साथ नहीं लगता। तो किसका किसका लगता है? तो मैं आपको बता देता हूं, सहारनपुर का लगता है एकदम सीक्वेंस से, उत्तर से दक्षिण तक अगर आप देखेंगे हरियाणा का बॉर्डर, तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा दोस्तों, मथुरा, ठीक है। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तर प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके बॉर्डर जो है हरियाणा के साथ लगता है। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये 6 ऐसे जिले हैं जिनका बॉर्डर हरियाणा के साथ लगता है। ये याद कर लेंगे आप, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो बुलंदशहर का बॉर्डर हरियाणा के साथ नहीं लगता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? तीर, धनुष, मछली, मोर।
तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है, मोर नहीं है, क्लियर है, मोर नहीं है, मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, यानी पूरे भारत का वह राज्य जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो कौन होगा? क्या आंध्र प्रदेश है, क्या कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, या उत्तर प्रदेश है? तो हम सबको पता है कि जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उत्तर प्रदेश ये 8 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, 8 राज्यों के साथ। और ध्यान रखना है, एक यूटी के साथ, और यूटी कौन सा है? दिल्ली। और एक जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, और इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ? नेपाल के साथ, क्लियर है। तो इतने लोगों के साथ उत्तर प्रदेश का बॉर्डर होता है, क्लियर है। 8 राज्यों में कौन कौन से हैं ये भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं यहां पे बता देता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर ऊपर से आते हैं ऐसे नीचे की ओर, तो उत्तराखंड याद कर लेंगे, फिर हिमाचल प्रदेश याद कर लेंगे, इसके बाद हरियाणा याद कर लेंगे, हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद बिहार, बिहार, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुल 8 राज्य होते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इस तरीके से कुल 8 राज्य हैं। अभी आप केवल जो मैं बता रहा हूं इसको नोट करिए और इतना ही याद कर लेंगे, इतना सफिशिएंट है। आप ये ना सोचे कि सर इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं, केवल क्वेश्चन आंसर फटाफट फटाफट टिक करवा करके आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं दोस्तों, फिर वो काम नहीं आने वाला है आपके। जब तक आप एक्सप्लेन करके इस तरीके से लिखेंगे नहीं, इसको याद नहीं करेंगे, यकीन मानिए कि फिर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये केवल मैं अपने पढ़ने के लिए थोड़ी बता रहा हूं आपको, इतनी मेहनत होती है ताकि आपको कुछ मिले। अगर यहां पर आप टाइम पास कर रहे हैं, अगर आप टाइम दे रहे हैं तो आपको कुछ मिलना चाहिए, नहीं तो टाइम पास कर रहे हैं तो फिर तो मतलब बेकार ही है सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्री मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में किस संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? ये किसी एग्जाम का उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन यहां पर ये आ गया है। तो ये जम्मू कश्मीर के उस टाइम दोस्तों ये राज्यपाल हुआ करते थे, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये ऐसे ही उस टाइम करंट अफेयर का क्वेश्चन था। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो अगर बात करेंगे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दोस्तों सबसे बड़ा भारत का कौन सा राज्य है? राजस्थान है, राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पे कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, क्लियर है। चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश, लेकिन पांचवा भी आप याद कर लेना तो ज्यादा बेटर होगा। और पांचवा कौन सा है दोस्तों? गुजरात। पांचवा कौन सा है? गुजरात। छठे नंबर पे कर्नाटक है। सातवें नंबर पे दोस्तों आंध्र प्रदेश है। ऐसे सीक्वेंस है, लेकिन आपको सारा नहीं, केवल 5 याद कर लेंगे। और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। और अगर बात करेंगे जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे हो जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शहर को खिलौनों का शहर कहते हैं? खिलौनों का शहर कहते हैं। तो क्या गाजियाबाद को, क्या कानपुर को, नोएडा को, या ग्रेटर नोएडा को? तो यहां पे खिलौनों का शहर पूछ रहा है, तो ग्रेटर नोएडा को ही दोस्तों खिलौनों का शहर कहते हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। कानपुर को चर्म उद्योग नगरी कहते हैं, चर्म उद्योग नगरी। हालांकि चर्म उद्योग नगरी के मामले में पहले नंबर पे तो कानपुर है, लेकिन कभी कभी कानपुर ऑप्शन में नहीं होता है चर्म उद्योग नगरी के रूप में, तब आप बताएंगे आगरा को, ठीक है, आगरा को बताएंगे। लेकिन पहले किसको बताएंगे? कानपुर को बताएंगे चर्म उद्योग नगरी के नाम से। फिर जो है ग्रेटर नोएडा, अच्छा नोएडा ये खिलौनों का शहर, नोएडा कर लेंगे आप, ये ग्रेटर नोएडा है। और गाजियाबाद दिया हुआ है, तो गाजियाबाद जो है ये इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं होती है ना, गाजियाबाद जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए कौन जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए दोस्तों गाजियाबाद जाना जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सबसे छोटा बॉर्डर किसका लगता है यूपी के साथ? क्या आपको पता है ये बात? अगर पता है तो आप बताएं, क्या मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटा बॉर्डर किसका लगता है? हिमाचल प्रदेश का लगता है। और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर किस डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता है? तो एक ही डिस्ट्रिक्ट है, सहारनपुर। अगर आप मैप में देखेंगे तो मात्र सहारनपुर का छोटा सा बॉर्डर हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है। और यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछ ले सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ लगता है, तो सबसे ज्यादा बॉर्डर दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ लगता है। 11 डिस्ट्रिक्ट जो है इनका बॉर्डर लगता है मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है।
मध्य प्रदेश का 11 डिस्ट्रिक्ट है। चलिए मैं बता ही देता हूं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। सोनभद्र, ठीक है। ये 11 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका बॉर्डर मध्य प्रदेश के साथ लगता है। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्रेशर ना लें याद करने का, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और झारखंड और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर सोनभद्र के साथ लगता है। मैंने आपको बताया था कि सोनभद्र का जो बॉर्डर है वो 4 राज्यों के साथ लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि मिसमैच है। शहर एक तरफ है, शहर या नगर है, और दूसरी तरफ नदी है। तो बिठूर, बिठूर कानपुर के अंतर्गत आता है। बिठूर, तो बिठूर गंगा नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर सई नदी के किनारे स्थित है। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है। आपको एक बताना है कि मिसमैच है, यानी कि सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक रॉन्ग है आप बताइए। तो यहां पर दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इसका जो सही जवाब है वो क्या है, जौनपुर। जौनपुर सई नदी के किनारे स्थित नहीं है, बल्कि जौनपुर जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और यहां पर जो सई है ना, सई नदी का उद्गम आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे हरदोई। सई नदी का उद्गम कहां पे है, हरदोई में है। और सई नदी हरदोई से निकल करके प्रतापगढ़ से बहते हुए, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ से बहते हुए ध्यान रखना है कि प्रवाहित होती है। तो 2 शहर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो सई नदी के किनारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक हरदोई और दूसरा है प्रतापगढ़। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो पीतल शहर आपसे पूछा जाए या पीतल का बर्तन आपसे पूछा जाए, किसे बताएंगे। क्या वो मेरठ होगा, क्या वो सहारनपुर होगा, क्या वो मिर्जापुर होगा, या वो होगा दोस्तों मुरादाबाद। तो आप मुझे बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा दोस्तों, मुरादाबाद। मुरादाबाद दोस्तों पीतल शहर के नाम से जाना जाता है या पीतल के बर्तनों के लिए जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। जो मेरठ है ये खेल कूद या खिलौनों के, तो खेल कूद के वस्तुओं के लिए जाना जाता है। खेल कूद के वस्तुओं के लिए जाना जाता है, ठीक है। यहां पर खेल कूद की वस्तुएं बहुत बड़ी मात्रा में बनाई जाती हैं मेरठ में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। इसके अलावा जो सहारनपुर है ये बेंत के लिए, बेंत यानी कि लकड़ी के और कागज के लिए, कागज के कारखाने हैं यहाँ पे, तो बेंत के लिए और कागज के कारखाने के लिए सहारनपुर जाना जाता है। जो मिर्जापुर है ये कालीन के लिए जाना जाता है। भदोही भी कालीन के लिए जाना जाता है और मिर्जापुर भी कालीन के लिए जाना जाता है। ये जो मैं बता रहा हूं इसको भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था। अभी मैंने बताया था आपको, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एवं अवध, किंगडम ऑफ बनारस और टिहरी गढ़वाल, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद, अवध प्रदेश। तो दोस्तों यहां पर अंग्रेजों के समय में इसे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत भी कहते थे, तो यह ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। बाद में इसका नाम क्या हो गया, संयुक्त प्रांत, केवल यूनाइटेड प्रोविंस हो गया। और उसके बाद फिर 24 जनवरी 1950 को क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसके पहले इसका नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध। तो आगरा एवं अवध को हटा करके केवल यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत कब किया गया था, 1937 में। 1937 में इसको यूनाइटेड प्रोविंस किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है, यानी जो ऑफिशियल वर्क होता है उत्तर प्रदेश का किस भाषा में होता है। क्या उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में या भोजपुरी में। तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या होगा, जो राजकीय कार्यों में भाषा का प्रयोग किया जाता है वो हिंदी। तो हिंदी उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है, तो आप बताएंगे उर्दू। और उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा कब बनाया गया था, 1989 में, 1989 में। नेक्स्ट है,
ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्या ये लखनऊ में है, नोएडा में है, कानपुर में है या वाराणसी में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? उम्मीद करता हूं आप इसका जवाब जरूर देंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कानपुर में। कानपुर में दोस्तों ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम है। आप हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। और जो लखनऊ में है दोस्तों, इसको कहते हैं इकाना क्रिकेट स्टेडियम, इकाना क्रिकेट स्टेडियम। और इसी का नाम अभी सरकार ने क्या कर दिया? अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया, इसका नाम बदल करके। तो ये अभी इसका पूरा नाम है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, इसका नाम हो गया है। तो ये कहां पे है? लखनऊ में। तो कभी कभी इकाना नाम ना दे करके वो केवल और केवल आपसे अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम दे सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि लखनऊ में है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के किनारे मथुरा, आगरा, वाराणसी या लखनऊ? जो मथुरा है दोस्तों, ये आपको पता होगा यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है। आगरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है। वाराणसी जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है, गंगा नदी के बाएं तट पर। और जो लखनऊ है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरीके से ये पूछ रहा है कि गोमती नदी के किनारे स्थित शहर, तो हम बताएंगे भैया लखनऊ। नेक्स्ट है ना। अच्छा, लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, नवाबों का शहर। दोस्तों नवाबों का शहर, ठीक है, नवाबों का शहर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन हुए थे? यानी पहले गवर्नर कौन हुए? क्या फ्रांसिस वर्नर विली, सरोजिनी नायडू, न्यायाधीश श्री बीबी मलिक या HP मोदी? तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना कि जो पहले हमारे स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर हुए उत्तर प्रदेश के, वो कौन हुई? सरोजिनी नायडू। और ये न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और कहां की? उत्तर प्रदेश की। ये बनी थी दोस्तों 15 अगस्त, यानी जब देश आजाद हुआ 1947 को, ये उत्तर प्रदेश के, यानी उस टाइम संयुक्त प्रांत था, तो उसकी ये गवर्नर बनाई गई। और ये 2 मार्च 1949 तक रहती हैं, 1949 तक रहती है। वहीं अगर पूछ लेगा कि संविधान लागू होने के बाद गवर्नर का पद उत्तर प्रदेश में पहली बार किसने धारण किया था? तो HP मोदी होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने मेंबर हैं? 400 निर्वाचित होते हैं और 3 को नामित किया जाता है। 403 निर्वाचित होते हैं और 1 को नामित किया जाता है। 401 निर्वाचित होते हैं और 3 को नामित किया जाता है। 405 निर्वाचित होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, ये मैं फिर से कह रहा हूं, आपको बार बार कह रहा हूं कि ये अभी हमारा एक परिचय है, एक व्यू है। फिर हम लोग ये जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, तो अभी हम उत्तर प्रदेश का एक परिचय देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक एक चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से, उसका पॉलिटी, उसका हिस्ट्री, उसका ज्योग्राफी, उसका इकोनॉमी, है ना, उसका पर्यावरण, जितने भी डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको हम लोग चैप्टर वाइज समेटेंगे। तो यहां पर ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने मेंबर होते हैं? तो क्या ये कितने मेंबर होते हैं? आप मुझे बताएं दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा? 403 निर्वाचित होते हैं और 1 नामित किया जाता है। हालांकि ये नामित करने की व्यवस्था समाप्त कर दिया गया है। ये पहले राज्यपाल के पास ऐसा पावर होता था, राज्यपाल के पास, लेकिन आपको पता है कि इसको जल्द ही 104वां संविधान संशोधन 2019 करके इसको दोस्तों समाप्त कर दिया गया। और इस प्रकार अब हमारी विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में केवल और केवल 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं। वहीं पर अगर आपसे विधान परिषद पूछा जाएगा तो आप कितना मेंबर बताएंगे? आप दोस्तों बताएंगे 100 मेंबर। नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी सही आपसे पूछ रहा है गोविंद बल्लभ पंत के बारे में। तो आगरा घराने के जाने माने गायक थे, या उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, या उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हुए, या शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के महत्वपूर्ण प्रतिपादक हुए? तो गोविंद बल्लभ पंत का नाम दोस्तों आपको पता होना चाहिए, और स्पेशली उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो आपको पता होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो ये आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से
किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? मैंने आपको बताया है। तो क्या ये छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश होगा? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड होगा। झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना होगा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, राजस्थान होगा। देखिए दोस्तों, हर ऑप्शन में लगभग पंजाब दे रहा है। पंजाब भारत उत्तर प्रदेश के बहुत करीब है, लेकिन पंजाब का बॉर्डर हमेशा पंजाब कंफ्यूज करता है। ध्यान रखना, हरियाणा का बॉर्डर यूपी से लगता है, लेकिन पंजाब का बॉर्डर यूपी के साथ नहीं लगता। आप बिल्कुल अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लेंगे, क्योंकि पंजाब ही एग्जाम में फंसाता है। तो पंजाब का बॉर्डर यूपी से नहीं लगता। तो जितने भी पंजाब होंगे, हालांकि और भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे पंजाब है तो इसको हटा देंगे। पश्चिम बंगाल तो दूर है, तेलंगाना तो बहुत दूर है, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे पंजाब दिया हुआ है तो ये भी कट जाएगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, ये दोनों तो आपको पता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है ये किसके साथ लगते हैं? सोनभद्र के साथ। राजस्थान है, राजस्थान का बॉर्डर भी लगता है, हिमाचल प्रदेश का सहारनपुर के साथ लगता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? यूपी का सांस्कृतिक राजधानी, लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला। तो उत्तर प्रदेश की, न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं? तो क्या ये बस्ती, मथुरा, वाराणसी या बांदा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का वह शहर जो पूरे भारत का सांस्कृतिक राजधानी है वो और कोई नहीं बल्कि बनारस है, वाराणसी है। ठीक है, नेक्स्ट है बगीरा पर्वत, इसको कभी कभी बगारा पर्वत भी होता है, बगीरा या बगारा एग्जाम में भी देता है, ये इंपॉर्टेंट है, बगीरा या बगारा। ठीक है, पर्वत शिखर पर क्या स्थित है? अलीगढ़ का किला, रानी झांसी का किला, देवगढ़ का किला या रामनगर का किला? दोस्तों यहां पर ध्यान रखना आपको कि जो रानी झांसी का किला है ना, ये बगीरा पर्वत या बगारा पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पे आपसे कह रहा है, तो कौन सा शहर है? क्या लखनऊ होगा, मथुरा होगा, झांसी होगा या वाराणसी होगा? तो दोस्तों यहाँ पर यमुना नदी के किनारे पूछ रहा है तो हम क्या बताएंगे? मथुरा बताएंगे। ठीक है, आगरा भी मैं बता देता हूं, आगरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है, आगरा। इसके अलावा इटावा भी, इटावा दोस्तों, इटावा ध्यान रखेंगे, ये वे इंपॉर्टेंट शहर हैं जो यमुना नदी के किनारे पूछा जाता है। तो आगरा, इटावा, इसके अलावा दिल्ली भी है, दिल्ली हालांकि यूपी का तो नहीं है लेकिन दिल्ली पूछ लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कौसाम्बी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कौसाम्बी, और प्रयागराज भी ध्यान रखेंगे, प्रयागराज। तो ये वे शहर इंपॉर्टेंट शहर हैं जो यमुना नदी के किनारे स्थित हैं, और मथुरा तो है ही। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक राजकीय भाषा क्या है? क्या अवधी, अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत? दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा? उर्दू। उर्दू हमारा सेकंड राजकीय भाषा है। ठीक है, और इसको 1989 में 1989 में स्वीकार किया गया था। उत्तराखंड का भी प्रथम राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, लेकिन द्वितीय उत्तराखंड का है संस्कृत। नेक्स्ट है, उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से ये अलग कब हुआ था? मार्च सन 2000 में, अप्रैल सन 2000 में, जुलाई सन 2000 में, नवंबर सन 2000 में। तो दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 की बात है, 9 नवंबर सन 2000 की बात है, और यहां पर उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। तो ये ध्यान रखेंगे आप, डी। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पर स्थित है? अच्छा, पहले तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आप ध्यान रखना कि स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा शेयर मार्केट वगैरह होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह होते हैं, तो इनको रेगुलेट कौन करता है? कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, यानी कि कंपनियां गड़बड़ी न कर सकें, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, उनको रेगुलेट कौन करता है, उनको कंट्रोल कौन करता है? तो ये दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज जो है इसको कंट्रोल करने के लिए ध्यान रखना एक संस्था है सेबी। कौन सी संस्था है? सेबी। और आप कमेंट करके बताएंगे सेबी की स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेबी, सेबी की स्थापना कब हुई है आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये सेबी जो है ये स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल रेगुलेट करती है, और पूरे भारत में लगभग 22-23 लगभग स्टॉक एक्सचेंज है पूरे भारत में। तो उत्तर प्रदेश में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कहां पर स्थित है? क्या लखनऊ में, कानपुर में, गाजियाबाद में या मेरठ में? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसका सही जवाब क्या होगा? कानपुर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? यूपी के साथ सीमा साझा नहीं करता? क्या वो उत्तराखंड होगा,
क्या वो बिहार होगा, छत्तीसगढ़ होगा या पश्चिम बंगाल होगा? तो इसका सही जवाब दोस्तों, ये तो आपको जवाब देना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड यूपी से ही अलग हुआ है तो क्यों नहीं बॉर्डर लगाएगा? और बिहार आपको पता ही है, यूपी बिहार का नाम एक साथ लिया जाता है। और छत्तीसगढ़, झारखंड, ये दोनों जो है, ये ध्यान रखना, सोनभद्र के साथ बॉर्डर लगाते हैं निश्चित तौर पे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? मतलब है, थोड़े बहुत तो हैं लेकिन बहुत कम है, नाम मात्र के हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, पूर्वांचल के कुछ शहर हैं जहां पर वन क्षेत्र नहीं है और इन्हीं का नाम ऑप्शन में होता है। पहले नंबर पे होगा भदोही, वन क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं है भदोही। भदोही से सटा हुआ है जौनपुर, जौनपुर में बिल्कुल भी वन क्षेत्र नहीं है। फिर बलिया, बलिया, ठीक है, ये वे क्षेत्र हैं जहां पे वन क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि वन क्षेत्र नहीं है, तो यहां पर दिया हुआ है जौनपुर, जौनपुर में वन क्षेत्र नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट है, उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम राजधानी कही जाती है। मैंगो, मैंगो कैपिटल किसे कहते हैं? तो वो दोस्तों कौन होगा? क्या प्रयागराज होगा, मुरादाबाद होगा, मलिहाबाद होगा या बरेली? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों ये मलिहाबाद है, मलिहाबाद का आम। और मलिहाबाद किस आम के लिए जाना जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? ये आप बताएंगे दशहरी आम, दशहरी आम, दशहरी आम के लिए कौन जाना जाता है? मलिहाबाद, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा लंगड़ा आम के लिए कौन जाना जाता है, लंगड़ा आम के लिए कौन जाना जाता है, तो आप बताएंगे बनारस, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चौसा आम के लिए कौन जाना जाता है, चौसा एवं सफेदा, चौसा एवं सफेदा आम के लिए कौन जाना जाता है, तो आप बताएंगे दोस्तों सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर बताएंगे। और बागपत भी है, सहारनपुर और बागपत, स्पेशली सहारनपुर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और प्रयागराज जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। मुरादाबाद दोस्तों पीतल नगरी है, अभी मैंने आपको बताया था। सुरमा नगरी बरेली, सुरमा नगरी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पे भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों को मिला करके पूछ रहा है, तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों? 9 हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? क्या श्री टीवी राजेश्वर हैं? क्या श्री होरमासजी पेरोसा मोदी हैं? श्री बीएल जोशी हैं, बनवारी लाल जोशी? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल का नाम भी एग्जाम में लगातार पूछ लिया जाता है, तो इनका नाम भी आप याद कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। मैं जितने भी पदाधिकारी हैं उनका नाम भी आपको याद करवा दूंगा। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो गोरखपुर मठ से संबंधित आपको पता है कि ये नाथ परंपरा के रहे हैं, तो ये कौन है दोस्तों? तो क्या ये संपूर्णानंद थे, गोविंद बल्लभ पंत थे, बनारसी दास थे या योगी आदित्यनाथ? तो इसका सही जवाब क्या होगा? योगी आदित्यनाथ, ठीक है। ये गोरखपुर जो मठ है ना, गुरु गोरखनाथ है, तो इस मठ के ये अध्यक्ष भी रहे हैं और ये इनका परंपरा पूछा जाता है तो ये नाथ परंपरा के हैं, ये भी याद रख लेंगे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से? ये क्वेश्चन भी पूछ ही लिया गया है। तो क्या ये नागा, नाथ, कालमुख या माधव? तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? ये नाथ परंपरा के हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, हालांकि इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? कितने डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी में? क्या 25, 15, 80 या 75? तो दोस्तों ध्यान रखना कि यहां पर 75 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, अगर लोकसभा की संख्या पूछा जाएगा, लोकसभा की संख्या यूपी में कितनी है, तो आप बताएंगे 80। और ध्यान रखना, अगर मंडल पूछ लिया जाए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, तो ये मंडल है 18। मंडल कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 18। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है?
कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्व में स्थित है? तो सबसे पूर्व में राज्य पूछ रहे हैं आपसे, हरियाणा, केरल, बिहार या ओडिशा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित राज्य कौन सा है? बिहार। लेकिन उत्तर प्रदेश के चारों तरफ के जिले आप याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? पूर्वी जिला। तो पूर्वी जिला है बलिया। पूर्वी जिला कौन सा होगा? बलिया। सबसे पश्चिमी जिला अगर आपसे पूछा जाए पश्चिमी, तो आप क्या बताएंगे? शामली। सबसे उत्तरी जिला, उत्तरी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सहारनपुर। सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी अगर पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे सोनभद्र। क्या बताने वाले हैं आप? सोनभद्र। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? अवधी के लिए जाना जाता है या मुगल व्यंजनों के लिए जाना जाने वाला शहर कौन सा है? तो ये नजाकत का शहर भी कहलाता है। क्या लखनऊ होगा, औरंगाबाद होगा, उंगोल होगा या इटारसी होगा? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? लखनऊ। लखनऊ, ठीक है। नजाकत का शहर कहलाता है या नवाबों का शहर कहलाता है? लखनऊ, ठीक है। और अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए स्पेशली ये जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? यूपी के सीमावर्ती राज्य कौन सा नहीं है? क्या हरियाणा, ओडिशा, बिहार या मध्य प्रदेश? तो यहां पर सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ओडिशा। ओडिशा यूपी के साथ बॉर्डर नहीं लगाता। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? क्या उत्तराखंड होगा, तेलंगाना होगा, हरियाणा होगा या बिहार होगा? आप कहेंगे सर इसी क्वेश्चन को बार बार क्यों? क्योंकि आपको याद हो जाए कि यूपी के चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं। ये बेसिक क्लास है, तो जो भी मैं बता रहा हूं वो ध्यान रखेंगे। तेलंगाना का बॉर्डर नहीं लगता, उत्तराखंड, हरियाणा और बिहार का बॉर्डर लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? क्या बांस होगा, बरगद होगा, बाज होगा या दोस्तों होगा अशोक? तो यहां पर राजकीय वृक्ष पूछ रहा है तो आप किसको बताएंगे? अशोक को बताएंगे। नेक्स्ट है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? राजस्व परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद कब कहां पर गठित किया गया? क्या प्रयागराज में, वाराणसी में, मेरठ में या लखीमपुर में? तो दोस्तों ये प्रयागराज में गठित है। प्रयागराज में गठित है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के नाम से 24 जनवरी 1950 को गठित हुआ। और प्रत्येक 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश स्थापना वर्ष मनाते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो 24 जनवरी। और इसी स्थापना दिवस के रूप में जब हम 2018 में उत्तर प्रदेश की स्थापना ईयर को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो 2018 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है, ODOP को लॉन्च किया गया। हर जिले को एक प्रोडक्ट जो है उसकी पहचान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो यहां पर ध्यान रखेंगे ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो क्या 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी? तो यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, 24 जनवरी जो है इसी दिन हम लोग उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो पूरे भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये तो है भारत का। ये किसका है भैया? भारत का है। और यूपी का कितना है? तो यूपी का है दोस्तों 2,40,948 928 भी लिखा होता है, 928 कर लीजिए, 948 भी लिखा होता है, 928 भी लिखा होता है, 2,40,928, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। और ये पूरे भारत का कितना % क्षेत्रफल है? तो ये दोस्तों 7.33% क्षेत्रफल है। 7.33% क्षेत्रफल है यूपी। और ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो यहां पर कह रहा है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 7.33 है, 8.99 है, 9.02 है या 10.04 है? तो यहां पर दोस्तों सही जवाब क्या होगा? 7.33 होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? यानी कि हमने जो राजकीय चिन्ह को स्वीकार किया है वो कहां से ग्रहण किया है? मैंने आपको बताया है
क्या ये बुलंद दरवाजा होगा, रूमी दरवाजा होगा, लखी दरवाजा होगा या दिल्ली का गेट होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा। ठीक है, और इसको किसने बनवाया है दोस्तों? इसको बनवाने वाला कौन सा शासक था? इसको बनवाने वाला था दोस्तों आसफुद्दौला। ये नाम याद आ गया, आसफुद्दौला। अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा था, अब इस शासक का नाम भी ध्यान आ गया। तो आसफुद्दौला द्वारा रूमी दरवाजा बनवाया गया था, और इसी आसफुद्दौला द्वारा ही दोस्तों ये है लखनऊ का प्रसिद्ध जो बड़ा इमाम बाड़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा जिसे भूल भुलैया कहते हैं, ये भी किसने बनवाया है? आसफुद्दौला द्वारा ही बनवाया गया है, और आसफुद्दौला द्वारा ही रूमी दरवाजा भी बनवाया गया था, और 1938 में इसको राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो यूपी का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो क्या ये हमीरपुर होगा, हरदोई होगा, हाथरस होगा या हापुड़ होने वाला है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? हापुड़। हापुड़ सबसे छोटा है। यहां पर भी मैं आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूं, कम से कम 4-5 डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता ही होना चाहिए। तो सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़ है। ठीक है, फिर कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, और कहीं कहीं पर भदोही बताया गया है, ज्यादा सही तो भदोही है ना। इन दोनों में अलग अलग किताबों में रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे को। तो हापुड़ है, फिर दूसरे नंबर पे गौतम बुद्ध नगर है। पहला सबसे छोटा हापुड़ है, इससे थोड़ा सा बड़ा गौतम बुद्ध नगर है, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? ये भदोही, जिसे क्या कहते हैं? संत रविदास नगर कहते हैं। तो मैं आपको भदोही ही लिख रहा हूं। फिर चौथे नंबर पे है शामली, 5वें नंबर पे है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर तो हो गया। ये यहां पे है गाजियाबाद, गाजियाबाद। ठीक है, और यहां पर है गौतम बुद्ध नगर। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस है, और ये जो दूसरे और तीसरे है ना, ये दोनों कहीं कहीं पर एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि भदोही दूसरे नंबर पे हो जाता है, गाजियाबाद तीसरे नंबर पे हो जाता है। ज्यादा सही तो भदोही दूसरे नंबर पे ही ज्यादा दिया जाता है। तो ये आप ज्यादा पूरा नहीं याद करना है, लेकिन हाँ ये है कि कम से कम 3 तो याद होना ही चाहिए आपको। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। और सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? नेपाल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है, आपको पता है उत्तर प्रदेश के कुल 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर लगाते हैं किसके साथ? नेपाल के साथ। तो इनका नाम आपको बिल्कुल सीक्वेंस से पता होना चाहिए। ये 7 कौन कौन से हैं, इस तरीके से इनका आप नाम याद कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन होगा, मैं यहां पे आपको लिख करके बता रहा हूं, पश्चिम से पूर्व की ओर। सबसे पहले यहां पर याद कर लेंगे पीलीभीत, पीलीभीत होगा, पीलीभीत। दूसरे नंबर पे दोस्तों बहराइच, नहीं लखीमपुर खीरी, मैं इधर लिख रहा हूं सीक्वेंस से, पश्चिम से पूर्व की ओर। पहले नंबर पे पीलीभीत, पीलीभीत। दूसरे नंबर पे लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। तीसरे नंबर पे दोस्तों ध्यान रखेंगे आप बहराइच, बहराइच। चौथे नंबर पे है श्रावस्ती, श्रावस्ती। 5वें नंबर पे है बलरामपुर। 6ठे नंबर पे है सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर। और 7वें नंबर पे है महाराजगंज, महाराजगंज। आप उत्तर प्रदेश के अगर पुलिस या एसआई का एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जो पुलिस विभाग का अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक क्वेश्चन हमेशा ही नेपाल के बॉर्डर से पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद कर लेना आप, और सीक्वेंस ध्यान रखना आप, पश्चिम से पूर्व की ओर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे, चाहे ट्रिक बना करके चाहे जैसे याद कर लेंगे। मुझे तो इसको ऐसे ही मुझे याद है ये, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसी लखीमपुर खीरी जो है, ये यहाँ पे सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है, और इसी लखीमपुर खीरी में ही
एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पे, यूपी में एक ही नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि यहीं लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि नेपाल के साथ बॉर्डर नहीं लगता, तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, श्रावस्ती, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी का तो लगता है, कुशीनगर का नहीं लगता, क्योंकि कुशीनगर यहां पर है, मतलब ये नेपाल के ये बिहार के साथ बॉर्डर लगाता है जो कुशीनगर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? क्या मोर है, सारस है, तोता है, कोयल है? तो दोस्तों यहां पर सारस होगा, और सारस के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है? इटावा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर या कानपुर? तो दोस्तों यहां पर सबसे छोटा देखिए, गौतम बुद्ध नगर तो बहुत पीछे था। पहले नंबर पर मैंने क्या बताया था? हापुड़। दूसरे नंबर पर मैंने क्या बताया था? गाजियाबाद, गाजियाबाद। और तीसरे नंबर पे भदोही। तीसरे नंबर पे कौन सा है? भदोही। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे छोटा कौन हो जाएगा? संत, अच्छा ये कबीर नगर लिखा हुआ है, संत रविदास नगर होता तो ठीक था। अब यहां पर गौतम बुद्ध नगर आप बता लेंगे, नोएडा बता देंगे। ठीक है, नोएडा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो सोनभद्र सबसे बड़ा नहीं है भाई, इससे भी बड़ा कौन है? लखीमपुर खीरी है, तो ये तो गलत हो गया। तो यहां पर खीरी एवं रविदास नगर, संत रविदास नगर, उस टाइम जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम भदोही सबसे छोटा था, हालांकि अब सबसे छोटा हापुड़ है। ठीक है, पहले सबसे छोटा कौन था? भदोही होता था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक की अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर एक ही है, नेपाल है, तो नेपाल के साथ किसकी बॉर्डर नहीं लगती? वही क्वेश्चन है, बलरामपुर का, श्रावस्ती, पीलीभीत, बस्ती। तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा? बस्ती। बस्ती का बॉर्डर जो है ये नेपाल के साथ नहीं लगता है। नेक्स्ट है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश का एक साथ बॉर्डर बनाता है? आप याद करिए, मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? सहारनपुर। सहारनपुर है, यहां पर कोने में सहारनपुर है, और ये यहां इधर उत्तराखंड के साथ बॉर्डर लगाता है, इधर हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर लगाता है, और यहां हरियाणा के साथ भी बॉर्डर लगाता है। तो इस तरीके से ये जो सहारनपुर होगा इसको आप याद कर लेंगे, सहारनपुर। तो ये सहारनपुर है जो कि 3 राज्यों के साथ बॉर्डर लगाता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? सबसे पूर्वी, अभी मैंने बताया था सबसे पूर्वी कौन होगा दोस्तों? सबसे पूर्वी, तो सबसे पूर्वी होगा बलिया। सबसे पूर्वी कौन सा होगा? बलिया। और इसी क्वेश्चन को कभी कभी इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी अंतिम रूप से किस डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होती है? अंतिम रूप से, तो गंगा नदी अंतिम रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रवाहित होती है। सबसे पहले गंगा नदी बिजनौर में मतलब प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी, और सबसे अंत में बलिया से होकर के ये बिहार में चली जाती है गंगा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम आपसे पूछ रहा है, मतलब घटते से बढ़ते क्रम में। तो अगर आपको सबसे बड़ा सबसे छोटा पता है तो आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, देखिए घटते से बढ़ते क्रम में मतलब इधर होना चाहिए छोटा, आपसे आरोही पूछ रहा है तो इधर होना चाहिए छोटा और इधर होना चाहिए बड़ा। एग्जाम में पहले ऐसे कर लिया करिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, इधर छोटा और इधर बड़ा। तो अब इधर बड़े में कौन? गौतम बुद्ध नगर क्या बड़ा है? नहीं। क्या बाराबंकी बड़ा है? नहीं। मैंने आपको क्या बताया था? सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बाद कौन है? सोनभद्र। सोनभद्र के बाद कौन है दोस्तों? हरदोई। हरदोई के बाद सीतापुर, तो इसके बाद प्रयागराज। तो यहां पर ध्यान रखना कि सोनभद्र दिया हुआ है तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हम लोग छोटे की ओर देखते हैं तो इन्हीं दोनों में देखना है, क्योंकि ये दोनों तो ऑप्शन कट जाएंगे, ये दोनों ऑप्शन कट गए हैं। तो सबसे छोटा गौतम बुद्ध नगर यहां पे दिया हुआ है और यहां पे बाराबंकी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा क्योंकि बाराबंकी तो मैंने बताया नहीं। आप केवल सबसे बड़े और सबसे छोटे को याद करेंगे तो क्वेश्चन खुद ब खुद आपके पास चल के आ जाएगा कि भाई मुझे टिक करो, मुझे टिक करो, मैं ही सही हूं। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि सभी 75 जिले, किसी को नहीं याद होता भाई, किसी को भी नहीं याद होता इतना ज्यादा, लेकिन कम से कम सबसे छोटे कुछ सबसे बड़े कुछ, कॉमन सेंस भी तो होता है। और एग्जाम स्मार्टनेस से सॉल्व होता है ना, नहीं तो गधों की तरह रटेंगे तो बस रटते ही रह जाएंगे। हाँ मेहनत करना है, रटना है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ याद, सब कुछ भाई किसी को नहीं याद होता। तो यहां पर ध्यान रखना कि हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। अब मुझे नहीं पता है बाराबंकी किस नंबर पे है, मुझे नहीं पता मिर्जापुर किस नंबर पे है, लेकिन सबसे छोटा और सबसे बड़े को मैंने पहचान लिया है, तो इस तरीके से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है?
जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर। तो दोस्तों इसमें तो सबसे छोटा जो है ये वाराणसी है, ध्यान रखना वाराणसी बहुत ही छोटा डिस्ट्रिक्ट है ये वाराणसी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है। संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, रविदास नगर। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा अगर आप मैपिंग देखेंगे। अब यहाँ पे मैप में सभी जिलों को देखेंगे तो ये क्वेश्चन सबके लिए टफ होगा, ऐसा नहीं कि केवल आपके लिए टफ होगा। अगर आप मैप देखेंगे, जैसे अगर मैप की अच्छी जानकारी होगी तो आप आइडिया लगा लेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिद्धार्थ नगर सबसे ऊपर है, संत कबीर नगर भदोही है, फिर अंबेडकर नगर है नीचे है, और फिर संत कबीर नगर है, और इसके बाद संत अंबेडकर नगर है, फिर संत रविदास नगर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मैप में इनको ढूंढिए कि कौन कहां पे है। मैप देखते देखते धीरे धीरे आपको चीजें याद हो जाती हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल, सबसे छोटा, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज, संत रविदास नगर। तो दोस्तों यहां पर मैंने क्या बताया था, सबसे छोटा कौन है? हापुड़ है। और हापुड़ के बाद कौन है? गाजियाबाद, या गाजियाबाद की जगह पे कभी कभी क्या होता है गाजियाबाद, या मैंने बताया था आपको भदोही। ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, कभी भदोही पहले होता है, कभी गाजियाबाद पहले होता है, तो भदोही होता है, और इसलिए क्या हो जाएगा? संत रविदास नगर होगा, संत रविदास नगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्या पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। और क्षेत्रफल कितना है? 7.33% है भारत का, 7.33% है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला पूछ रहा है। क्या लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद, लखनऊ या रायबरेली? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है, मैंने कई बार बता दिया आपको, लखीमपुर खीरी। और जब एक बार इतना बता दिया तो एक चीज और बता देता हूं, लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, सबसे घना वन क्षेत्र है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला एरिया कौन सा है? घना वन क्षेत्र वाला एरिया कौन सा है? लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? मतलब यूपी के साथ बॉर्डर लगाने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तो आपको पता है दक्षिण भारत में है, बहुत दूर है। पश्चिम बंगाल पूर्व में है, ये भी दूर है। पंजाब नजदीक है लेकिन बॉर्डर नहीं लगता। और दोस्तों ध्यान रखना, जो राजस्थान है इसका बॉर्डर, और दो डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर लगता है, एक मथुरा का और दूसरा है आगरा का। मथुरा और आगरा, इन दो जिलों का बॉर्डर किसके साथ लगता है? राजस्थान के साथ लगता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी का पार्ट है ना, दक्षिण का जो ये क्षेत्र है, ठीक है, आपके समझने के लिए मैं मैप बना रहा हूं, आप हंसना मत, बिल्कुल भी हंसना मना है भाई, है ना, क्योंकि ये मैपिंग पर ध्यान नहीं है, ध्यान है केवल पढ़ाने पे, केवल कंटेंट पर फोकस करो आप। तो यहां पर ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश का जो दोस्तों ये वाला पार्ट है ना, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। ये इतना जो पार्ट है, ये इतना पार्ट है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। इसमें यूपी का भी क्षेत्र आता है और एमपी का क्षेत्र भी आता है। ये बारिश यहाँ पे कम होती है और बहुत सूखा क्षेत्र है ये, ठीक है। कई सारे वजह हैं और सबसे बड़ा वजह तो ये है कि यहाँ पे विंध्यन पर्वत है और विंध्यन पर्वत का ये वृष्टि छाया क्षेत्र है। अब ये सब क्या होता है आप ज्योग्राफी में समझना, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि यहाँ पर बारिश नहीं होती है और ये बहुत सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है। और ये कह रहा है कि उत्तर बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से फतेहपुर, जौनपुर, महोबा या श्रावस्ती। श्रावस्ती तो दोस्तों आपको पता है कि मैंने आपको बताया था ऊपर है, 3 श्रावस्ती बीच में है। अच्छा देखो, अगर आपको नहीं भी याद हो ना इधर नेपाल के बॉर्डर पे, तो 3 तो कम से कम पहले याद कर लो। यहां पर है पीलीभीत, नेपाल के बॉर्डर पे पीलीभीत, और फिर है श्रावस्ती बीच में, श्रावस्ती, और इधर है महाराजगंज। ये तीनों तो आप याद कर लो ना। इसके बाद 2 डिस्ट्रिक्ट इसके बीच में है, फिर 2 डिस्ट्रिक्ट इसके बीच में है। यहां पर दोनों जो है ये लखीमपुर खीरी और बहराइच है। यहाँ पे जो है ये बलरामपुर है और सिद्धार्थनगर है। तो ये सब बाद में याद करना, पहले ये 3 याद कर लीजिए। पीलीभीत बीच में है, श्रावस्ती के 3 डिस्ट्रिक्ट इधर है, 3 डिस्ट्रिक्ट इधर है, इस तरीके से। और ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है दोस्तों, इसमें महोबा है, जो कि किस चीज के लिए जाना जाता है? पान के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? पान के उत्पादन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? देश आपसे वो कह रहा है, तो कौन होगा? क्या चीन है, भूटान है, नेपाल है या बांग्लादेश है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? यूपी के साथ तो भैया एक ही देश बॉर्डर लगाता है और वो है नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले में के रूप में शामिल किया गया है? दोस्तों जो दिल्ली का एनसीआर क्षेत्र है, यहां पर मैं एक बार फिर से यूपी का मैप बनाता हूं, बढ़िया तो बनता नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है, और आपको हंसना मना है। वैसे मुझे पता है आप लोग और भी बुरा बनाते होंगे, दूसरे का देख करके तो बुरा लगता है, लेकिन अपना जब बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ सहानुभूति रखा जाए। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए कि भाई दिल्ली जो है वो यहां पर है, यहां पर है दिल्ली, दिल्ली है, और इधर है हरियाणा, ये हरियाणा हो गया, ये दिल्ली हो गया, और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर जो है ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर यहाँ पे थोड़ा सा सहारनपुर के साथ लगता है, ये हमारा उत्तराखंड है, और इधर जो है ये राजस्थान है, 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, मथुरा और आगरा, और इसके बाद फिर ये है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का बॉर्डर सबसे ज्यादा लगता है, 11 डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर यूपी का लगता है। तो कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि दिल्ली का जो दिल्ली है ना, दिल्ली बहुत छोटा है, तो दिल्ली में सारी चीजें नहीं समाहित हो सकती हैं, और इसलिए क्या हुआ कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को भी दिल्ली में शामिल कर लिया गया। यानी दिल्ली, स्पेशली जो दिल्ली है वो तो दिल्ली है भाई, लेकिन दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को भी इस दिल्ली में ही शामिल कर लिया गया, और इसका नाम बदल के क्या कर लिया गया? क्या कर लिया गया? दिल्ली एनसीआर, एनसीआर कर दिया गया। ठीक है, नेशनल कैपिटल रेंज मतलब कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर लिया गया। नेशनल कैपिटल रेंज मतलब राजधानी क्षेत्र में ये सब आ जाते हैं। और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो 8 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के कितने जिले, संख्या पूछा जाता है, 8 जिले दोस्तों याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपी के 8 जिले एनसीआर में चले जाते हैं। ये 8 जिले कौन कौन से हैं तो मैं आपको बताता हूं बिल्कुल सीक्वेंस से। ठीक है, सबसे पहले मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, इसके बाद यहां पे है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, और फिर मेरठ, मेरठ। ठीक है, तो नहीं मेरठ नहीं है, शामली होगा यहां पे ना, मेरठ तो हो गया पहले, शामली कर लो दोस्तों, शामली, शामली। ठीक है, तो ये इस तरीके से सीक्वेंस है। 8 संख्या पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं, तो 8 जिले हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। इसमें शामली जो है सबसे लास्ट में ये शामिल किया गया है, शामली सबसे लास्ट में शामिल किया गया है। तो 23वें जिले के रूप में एनसीआर में कुल 23 जिले शामिल हैं, और 4 और प्रस्तावित हैं, यूपी के 4 और प्रस्तावित हैं। और यहां पर ध्यान रखना कि 23वां जिला कौन सा है, शामली सबसे लास्ट में है, तो यहां पर शामली जो होगा वो सबसे लास्ट में एनसीआर में शामिल हुआ है, और ये सबसे पश्चिमी जिला भी है यूपी का। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती। दोस्तों यहां पर महाराजगंज, मैंने बताया आपको महाराजगंज। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर बसे हुए हैं? ठीक है, तो दोस्तों यहां पर गंगा नदी के किनारे, अच्छा ये सीक्वेंस कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ABCD लिख लेंगे भैया, ABCD लिख लेंगे और इसके बाद इनका मिलान करेंगे। तो गोरखपुर ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है, तो B के नीचे 4 लिखेंगे। ठीक है, प्रतापगढ़ जो है ये आपको पता होगा सही नदी के किनारे स्थित है, अभी मैंने बताया था, तो D के नीचे 3 कर लेंगे, D के नीचे 3 कर लेंगे। बिठूर ये कानपुर के अंतर्गत आता है, तो 2 के साथ 1 जाएगा, तो A के नीचे हम लोग 2 लिख लेंगे। और जौनपुर जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो C के नीचे 1 हो जाएगा। तो 2 4 1 3 है भैया कहीं पर, 2 4 1 3, 2 4 1 3। दोस्तों ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर
बी है। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, और इसका कमेंट आप जरूर करेंगे, इसका जवाब देंगे दोस्तों कमेंट करके। और अगर ये क्लास आपको सच में पसंद आया तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें बताएं, क्या हमें इस सीरीज को कंटिन्यू करना है, क्या इस सीरीज से सच में आपको फायदा हो रहा है, आप जवाब हमें जरूर दें। आपके जवाब से हम दोस्तों मोटिवेट होते हैं और ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन बिल्कुल चैप्टर वाइज आपके लिए हम लेकर के आए हैं, और ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आप कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। अगर क्लास सच में पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं आप। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।